आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ कहता क्या है? कूलम्स लॉ ये बताता है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेज, अगर किसी जगह दो पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं, उस दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कूलम्स लॉ कहता है। पिछले वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म में डिराइव किया था और देखा था कि तो फॉर्मूला जो आया था वो आया था फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन फोर्स खुद भी एक वेक्टर फॉर्म है, तो इसीलिए हम फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे कह सकते हो कि कूलम्स लॉ को आज हम लोग वेक्टर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दो चार्ज को माना, कंसीडर किया है Q1 चार्ज इस पॉइंट पे चार्ज है जिसका नाम है Q2। ओरिजिन से जो इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे R1 वेक्टर। इस डिस्टेंस को हम लोग पोजीशन वेक्टर के को बोलते हैं या इसके नाम से जानते हैं। इसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर, और इसका नाम होगा R2 वेक्टर। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे R। जनरली हम लोग R बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो जब चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आएगा तो इसको हम बोलेंगे R12 वेक्टर। जब चार्ज का डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ होगा, मीन्स ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे R21 वेक्टर, ये कहेंगे। अब इस चार्ज पे अब दोनों जो चार्ज है वो दोनों चार्ज सेम है, मतलब लाइक चार्जेज है। तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो Q1 जो चार्ज होगा वो Q2 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसको लिखेंगे फोर्स किस पे लगा? Q2 2 पे लगा। किसके वजह से लगा? 1 के वजह से लगा। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 2 पे लगा, ड्यू टू 1, एक के कारण लगा, 1 के कारण लगा। उस तरह से Q2 भी Q1 पे चार्ज लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम बोलेंगे फोर्स किस पे लगा? 1 पे लगा फोर्स, किसके वजह से लगा? 2 पर के वजह से लगा। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के कारण फोर्स 1 पे, है ना, एक चार्ज 1 पे जो फोर्स लगा। यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए फोर्स 1 2। इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। R1 जो है यहाँ पे R1 और R2 जो है, R1 और R2, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। और ये जो हमारे पास R21 वेक्टर और R12 वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको कूलम्स वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। जो अब इसमें दो फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। एक फोर्स है फोर्स F12 और एक है F21। तो सबसे पहले हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के बारे में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड बाइज तो ये सेम ही रहेगा, के Q1 Q2। अब बाई यहाँ पे जो R है, जो हम डिस्टेंस होगा दोनों का, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम उसका डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। जैसे F1 की बात करें तो ये जो इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो इसमें जो डिस्टेंस है ये भी ऊपर की तरफ वाला लेंगे। मतलब R के जगह पे हम लेंगे R21 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसके डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे R21 कैप से।
ये कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे ए का ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ऐसे लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अब बटा में ए, सिर्फ नीचे मैग्नीट्यूड, ऊपर में मैग्नीट्यूड वेक्टर के साथ डायरेक्शन के साथ, और नीचे में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R21। अगर इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर में लिखने के लिए हम एक रूल्स यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो कंटिन्यूअस वेक्टर, किसी भी ट्रायंगल का जो दो कंटिन्यूअस वेक्टर का जो सम होगा वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा, और उस तीसरे वेक्टर को हम रिजल्टेंट कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, और वो जो वेक्टर होगा वो अपोजिट होगा। ये दो जो साइड्स होंगे उनके वो कंटिन्यूअस साइड्स होंगे, लेकिन जो तीसरा साइड्स होगा, थर्ड साइड, उसको हम अपोजिट साइड कंसीडर करेंगे। अपोजिट साइड कंसीडर करके उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये देखिए इसका जो एंड है वो हेड है, इसका भी एंड हेड है, लेकिन इसका जो एंड होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे गया, ऐसे आया, तो ऐसे आना चाहिए था, तो ये सेम कंटिन्यूअस होगा, सेम डायरेक्शन में होगा ये तीनों, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे। इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मान लेते हैं कि इस साइड, ये साइड हमारा ए है, ये साइड हमारा बी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ए और बी के सम के बराबर हो जाएगा। यही हमारा ट्रायंगल्स लॉ कहता है। आइए इसमें ट्रायंगल्स लॉ यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है ये वाला लाइन और ये वाला जो लाइन है ये कंटिन्यूअस है, और ये जो लाइन है ये अपोजिट है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और इस साइड्स का हम करेंगे सम। तो यहाँ पे अगर हम, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तो R1 वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 वेक्टर प्लस में R21 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, R21 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर हमको इस वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, R1 वेक्टर और इसको इधर भेज देंगे, माइनस R2 वेक्टर, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर के बराबर। तो R21 वेक्टर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R1 माइनस R2, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे हम, और डायरेक्शन जब दिखाना होगा तब हमें इसमें कहा यूनिट वेक्टर को भी हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटा में R1 माइनस R2। ये यूनिट वेक्टर को भी हमने एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और यहाँ पे डायरेक्शन लिया है। तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू हो जाएगा A Q1 Q2 बाई, ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर भी, सॉरी एक छूट गया था, स्क्वायर भी लिखो। तो यहाँ पे ये सेम है, ये भी सेम है, तो इसके जो पावर होंगे, इसके कुछ नहीं पावर तो 1 होंगे, तो इसके पावर जुट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब लाइन सेम टर्म होते हैं तो उसके पावर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 पूरी पावर 3, और यहाँ पे बच गया सिर्फ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया हमारा F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब एक और फोर्स निकालेंगे हम, F फोर्स 2 ड्यू टू 1। चाहे तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस इसी तरह का होगा, इसमें कोई भी कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, सेम जैसे जैसे हमने किया है उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी निकाल सकते हो, है ना। दूसरे पर जो फोर्स लगेगा, दूसरे पर जो फोर्स लगा है पहले वाले के कारण, वो
इफ है ना फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसका भी मैग्नीट्यूड बाई फार्मूला वही होगा आर का स्क्वायर। तो इफ टू ड्यू टू वन ये क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, वही ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस साइड वाला में, तो ये और ये वाला साइड और ये वाला साइड कंटिन्यूअस होगा और ये अपोजिट हो जाएगा। तो R2 अब क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा, और R1 क्या हो जाएगा हमारा, और R2 इस दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम है ना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इससे हम सीधे लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए, डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे इस तरह से। तो फोर्स टू ड्यू टू वन इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1, और इंटू में हो जाएगा कैप को जब यूनिट वेक्टर को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा में R2 माइनस R1। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई, फिर अगेन इस पे स्क्वायर छूट रहा है दो, और इस पे जो पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। तो ये हो जाएगा K2 माइनस R2 माइनस R1 दी पावर 3, और यहाँ बचेगा R2 माइनस R1 वेक्टर। यही हो गया हमारा, दोनों हमने फोर्स वेक्टर के फॉर्म में आपको निकाल के बता दिए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट में आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करके बताएंगे। थैंक यू।